नमस्कार साथियों, संघर्ष आइए हिंदी की पॉलिटिकल साइंस की इस फर्स्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम जो पॉलिटी कवर करेंगे वो कवर करेंगे एम लक्ष्मीकांत से, जो संघ लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों परीक्षाओं के लिए उपयोगी किताब मानी जाती है। इसके साथ साथ जो अदरवाइज रिसोर्सेज है उनका भी हम थोड़ा थोड़ा मटेरियल कलेक्ट करते हुए इस पूरी क्लास में चलेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि पॉलिटी आपको इतने अच्छे तरीके से मैं समझा पाऊँ कि आपकी प्रारंभिक परीक्षा में भी वो उपयोगी हो और मुख्य परीक्षा में भी वो उपयोगी हो। एम लक्ष्मीकांत की जो किताब है ये रेफरेंस बुक मानी जाती है, तो सभी इस बुक को प्रिपेयर करते हैं और सजेशन देते हैं कि एम लक्ष्मीकांत से पॉलिटी कवर करनी चाहिए। इसलिए हमने एम लक्ष्मीकांत को आधार मानकर पॉलिटी की क्लास चालू की। चलिए अब हम चालू करते हैं हमारी पॉलिटी की क्लास। इसमें देखिए सबसे पहले हम सिलेबस पे बात कर रहे हैं, है ना। सिलेबस हालांकि ज़्यादा इतना कंफ्यूजन वाला नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत समझने की आवश्यकता है, जो मैं आपको बता देता हूँ। सिलेबस में इसमें पहला कॉन्सेप्ट आता है भारतीय संविधान, ऐतिहासिक आधार, विकास, विशेषताएं, संशोधन, महत्वपूर्ण प्रावधान और बुनियादी संगठन। देखिए भारतीय संविधान क्या है ये पूछा जाएगा। ऐतिहासिक आधार उसका क्या है, जो कंपनी का शासन है 1773 से 1857 या 58। उसके बाद डायरेक्ट क्राउन का शासन आ जाता है 1858 से 1947 तक, वो पूछा जाएगा। इसके बाद तीसरी विशेषताएं क्या है, संशोधन क्या होते हैं, संशोधन पूछे जाएंगे। इसमें आपको अभी ठीक से दिख नहीं रहा होगा, जो टेक्निकल टीम है वो काम कर रही है, थोड़े दिनों में आपको क्लियरली मिलना चालू हो जाएगा। अभी थोड़ा सा आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, है ना, तो उस पर वर्क चल रहा है। तो विशेषताएं पूछी जाएंगी, संशोधन पूछे जाएंगे, महत्वपूर्ण प्रावधान और बुनियादी संरचना आपकी इसमें पूछी जाएगी। दूसरा है संघ राज्य के कार्य, जो संघ है, जो हमारा भारत संघ है पूरा उसका, और जो राज्य है हमारे भारत के उसके कार्य तथा उसके उत्तरदायित्व क्या है, संघीय ढांचे से संबंधित विषय एवं चुनौतियां क्या है, स्थानीय स्तर पर जो हम देखते हैं, स्थानीय स्तर पर जो चुनौतियां हैं या इनसे संबंधित शक्तियां हैं, वित्त का हस्तांतरण और उसकी चुनौतियां, ये पूछा जाएगा। तीसरे पार्ट में विभिन्न घटकों के बीच शक्तियों का पृथक्करण विवाद, जो अलग अलग शक्तियों का डिवाइडर है हमारा, जैसे सुप्रीम कोर्ट की शक्तियां अलग होती हैं, संसद की शक्तियां अलग होती हैं। उसके बाद हम और नीचे आ जाते हैं तो शक्तियां सबकी अलग अलग बती हुई है, शक्तियों का पृथक्करण का सिद्धांत जो है हम वो पढ़ेंगे। उसके बाद विवाद की, इसके विवाद क्या है, इसके निवारण क्या है, तथा कौन कौन से संस्थान हैं जो इस पे काम कर रहे हैं। भारतीय संवैधानिक योजना की अन्य देशों के साथ तुलना, की जो भारत का संविधान, जो भारत के संविधान की जो विशेषताएं उनकी अन्य देशों के साथ हम तुलना करेंगे कि क्या हो सकता है, वो हम इसमें कवर करेंगे, हम इसमें पढ़ेंगे। इसके बाद संसद और राज्य विधायिका, संसद क्या है, राज्य विधायिका क्या है, उसकी संरचना किस प्रकार की है, कार्य, संचालन, शक्तियां एवं विशेष अधिकार और इनसे उत्पन्न होने वाले विषय, कि क्या क्या विशेष अधिकार हैं, इनसे उत्पन्न होने वाले विषय कौन कौन से हैं। इसके बाद आगे हम पढ़ेंगे कार्यपालिका और न्यायपालिका। हम जानते हैं कार्यपालिका क्या होती है, न्यायपालिका क्या होती है ना, कि संरचना किस प्रकार से हुई है, संगठन और कार्य, सरकार के मंत्रालय एवं विभाग, प्रभारक, समुद्र और औपचारिक अनौपचारिक संघ तथा शासन प्रणालियों में उनकी भूमिका, क्या उनकी भूमिका रहती है, क्या उनके प्रावधान है, वो हम पढ़ेंगे। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की मुख्य विशेषताएं, जो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम है उसकी मुख्य विशेषताएं क्या है वो हम पढ़ेंगे। सांविधिक विनियामक और विनिमय अर्धन्यायिक निकाय क्या है हम वो समझेंगे। उसके बाद सरकारी नीतियों और विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए हस्तक्षेप और उनके अभिकल्पन तथा कार्यान्वयन के कारण उत्पन्न विषय क्या है वो जानेंगे। इसके बाद हम इसमें ये इस पूरा एम लक्ष्मीकांत का सिलेबस है, जो प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा के तौर पर आपको काम करने वाला है। इसका ये जो PDF है ये मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे सबमिट कर दिया जाएगा,
जो नोट्स बनेंगे वो इसी प्रकार से बनेंगे। हर क्लास का पीडीएफ आपको मिलेगा, पर डे पर क्लास का पीडीएफ मिलेगा, उससे आप अपने नोट्स बना सकते हैं। क्लास रिवीजन के साथ जब हम बात करेंगे तो उसे रिवीजन करते टाइम वो नोट्स में आप ऐड कर सकते हैं कि जो चीज़ें क्लास के बीच में बोली जाती है, बात की जाती है, उनको कोड नहीं किया जाएगा, लेकिन हो सकता है आप जब रिवीजन करेंगे तो आपको उसमें मिलेगी, है ना। इस प्रकार से चैप्टर आएंगे लक्ष्मीकांत में कि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है, कंपनी का शासन 1774 से 1857-58 तक, उसके बाद क्राउन का शासन, है ना, 58 से 1947 तक, संदर्भ सूची, संविधान का निर्माण किस प्रकार हुआ है, इस प्रकार से सभी तरह के चैप्टर आपसे एम लक्ष्मीकांत में आपके पॉइंट टू पॉइंट आएंगे, जिन पर हम चर्चा करेंगे। देखिए, जितने भी चैप्टर होंगे हम सब पे विस्तार से चर्चा करेंगे। सारे चैप्टर्स में कोशिश करूँगा कि मैं आप लोगों को अच्छे से समझा पाऊँ, अच्छे से बता पाऊँ। जो डाउट्स होंगे, जो फैक्ट होंगे, हम वो सारे क्लियर करेंगे, सारे जानने की कोशिश करेंगे। इस क्लास को चलाना, पढ़ाना, समझाना, इसका उद्देश्य यही है कि जो चीज़ें हमें दिल्ली में प्रोवाइड होती हैं लाखों रुपये खर्चा करके, उसको हम यहाँ पे समझ पाएँ। दिल्ली में भी इसी प्रकार से क्लासेस चलती हैं, इसी प्रकार से समझाया जाता है। हालांकि मैं तो आपके सामने लाइव फैक्ट हूँ, वहाँ पे और बहुत सारी समस्याओं का आपको सामना करना पड़ता है, लेकिन जो वहाँ पे पढ़ाया जाता है, जिस प्रकार से वहाँ पे पढ़ाया जाता है, उसी प्रकार हम कोशिश करेंगे कि आपको यहाँ पे समझाया जाए, पढ़ाया जाए, है ना। कंपनी का शासन या क्राउन का शासन या संविधान से पहले की जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, उसको जानने से पहले हम लोग ये समझते हैं कि संविधान है क्या, है ना। हम जिन बातों पर चर्चा करेंगे पहले वो है कि संविधान क्या है, राज्य की अवधारणा क्या है, शासन प्रणालियों के विभिन्न रूप क्या है, संविधानवाद क्या है, विधि का शासन, शक्ति का पृथक्करण क्या है, इन सब बातों पर बात की जाए। देखिए, संविधान क्या है। जब हम संविधान के बारे में पढ़ना प्रारंभ करते हैं तो संविधान के बारे में जानना, उसको समझ पाना कि संविधान आखिरकार है क्या, कैसे समझा जाए कि संविधान को हम समझ पा रहे हैं, हमारी रियल लाइफ में समझ पा रहे हैं। मान लीजिए आपके घर में एक रूल बना हुआ है कि सुबह 6 बजे 7 बजे आपको उठना है, या सुबह 5 बजे उठना है, रात को 9 बजे से पहले घर आ जाना है ना, बिना पूछे कहीं आना जाना नहीं है। जो रूल्स बने हुए हैं उन रूल्स को आप फॉलो करते हैं। क्यों? क्योंकि हालांकि वो किसी बुक में लिखे हुए नहीं है, लेकिन उन रूल्सों को आपको फॉलो करना है। क्यों? क्योंकि वो आपके परिवार के रूल्स हैं, है ना। इसी प्रकार जब हम देखते हैं तो मान लीजिए हम किसी स्कूल में जब टीचर के तौर पर हम जॉब करने जाते हैं तो वहाँ पर हमें रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं कि आपको इस क्लास में इतने मिनट रुकना है, इतने 5 मिनट पहले आपको पहुँचना है, मतलब पहुँचना है, इन डिसिप्लिन का ध्यान रखना है, इस वे में आपको, इस लैंग्वेज में आपको बात करना है। जो रूल्स बने हुए हैं, हालांकि वो लिखे हुए नहीं हैं किसी, लेकिन आपको रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। मान लीजिए जो आपके ऊपर प्रिंसिपल हैं, उन्होंने कुछ अगर आपको सजेशन दिए हैं, कुछ रूल्स बनाए हैं, तो वो आपको फॉलो करने हैं। इसी प्रकार से जो हमारा भारत का संविधान है, उसमें जो लिखा हुआ है वो आज हम देश का हर एक नागरिक उसका लिखा हुआ फॉलो कर पा रहा है। तो जो भारत का संविधान है उसकी इस प्रकार से संरचना हम देखते हैं। अब देखिए, जो भारत का संविधान है, भारत के संविधान को हम 2 प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं, या हम समझते हैं कि संविधान आखिरकार एक है ना। देखिए, संविधान को समझने से पहले हम जानेंगे, देखिए पहली जो चीज़ हम समझते हैं वो है कि संवैधानिक और दूसरी है सांविधिक। संवैधानिक कानून, संवैधानिक कानून ऐसे समझते हैं। देखिए, संवैधानिक कानून वे कानून होते हैं जो संविधान में लिखे हुए हैं। जिस समय में संविधान का हमारा निर्माण हुआ था उस समय से लेकर आज तक जो संविधान वैलिड थे और आज तक वे कानून चले आ रहे हैं और उन कानूनों को हम फॉलो अप कर रहे हैं। जो सांविधिक कानून होते हैं
संसद को बनाने की शक्ति भी संविधान ने ही संसद को दी है, क्योंकि संविधान से संसद को शक्ति प्राप्त हुई है, तब जाके वो कानून बना पा रही है। तो संवैधानिक कानून का एक मूल ढांचा है, संवैधानिक कानून का एक अपना अलग प्रभुत्व है, ऐसा बोल सकते हैं। सांविधिक कानून है जो संसद के कानून है, वे बनते हैं, बनने के बाद अगर हो सकता है कि उस कानून में कुछ मिस्टेक है या कुछ है, तो वे कानून खत्म भी किए जा सकते हैं। जैसे अगर छोटा सा एग्जांपल देखा जाए तो जो किसानों में एक कानून बना था, वो बन के लागू होने की कोशिश हुई, नहीं चल पाया, तो फिर उसे ख़त्म किया गया। बहुत सारे कानून ऐसे हैं जिनके बारे में, जैसे अभी अगर लेटेस्ट में देखा जाए तो जो न्यायपालिका और कार्यपालिका है, उनके बीच में जो असमंजस चल रहा है कि भैया जो न्यायपालिका का जो पुराना परंपरा चली आ रही है ना, कि जो न्यायाधीशों की नियुक्ति है वह कॉलेजियम सिस्टम के तहत होती है, तो उस कॉलेजियम सिस्टम को थोड़ा सा ख़त्म करने के लिए जो कार्यपालिका NJSC एक्ट लाई थी, उसने संसद से पास करा लिया, लेकिन उसे न्यायपालिका ने खारिज कर दिया। तो कहीं ना कहीं जो शक्तियों का पृथक्करण है, जो संविधान का रूल्स एंड रेगुलेशन है जो बने हुए हैं, वो कहीं ना कहीं हमें समझना बहुत आवश्यक है। तो संवैधानिक कानून और सांविधिक कानून, दो तरह के कानून होते हैं। अब संवैधानिक जो कानून होते हैं, संवैधानिक कानून जब हम पढ़ने बैठते हैं तो संवैधानिक कानून में देखिए, जब संवैधानिक कानून हम पढ़ने बैठते हैं तो संवैधानिक कानून में सबसे पहली चीज जो आती है, जो हमें समझना है, वह है सांविधिक कानून। सांविधिक कानून में हम समझेंगे कि जो संविधान सर्वोच्च कानून, मतलब जो संवैधानिक कानून जो हम संविधान को मानते हैं, संविधान जो है वह एक सर्वोच्च कानून है। सर्वोच्च कानून होने के साथ साथ क्या है कि जो संविधान में वर्णित कानून है वे सबसे ऊपर है। जो संविधान में लिखे हुए कानून है वे सबसे ऊपर माने जाते हैं, और इसी कानूनों को मानने के साथ साथ इनमें संशोधन की प्रक्रिया है। हम सभी को पता है कि संविधान में जो कानून है, जो लिखा गए हैं, जो लिखे हैं, उन कानूनों के साथ साथ हम जब उन कानूनों को इम्प्लीमेंट करते हैं या उन्हें पढ़ते हैं, तो उन्हें पढ़ने के साथ साथ हमें पता चलता है कि जो कानून बने हैं वे हमेशा के लिए बन चुके हैं, लेकिन उनमें संशोधन भी हो सकता है। संशोधन के लिए 368 जो हम आर्टिकल पढ़ते हैं, आने वाले आगे वाली क्लासों में हम इसके बारे में बहुत अच्छे से जानेंगे कि आखिरकार 368 है क्या, कैसे काम करता है, कैसे लागू होता है, कैसे बनता है, उन सभी चीज़ों के बारे में हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। लेकिन सर्वोच्च कानून होने के साथ साथ उनमें संशोधन भी यह संवैधानिक कानून के अंतर्गत यह बात आती है। उसके बाद जो तीसरी बात आती है, देखिए कहीं कहीं ऐसा होता है जहाँ पे संविधान को मौन होना होता है। कुछ कानून, कुछ फैक्ट इस प्रकार के आ जाते हैं या इस प्रकार के असमंजस हो जाते हैं कि उसमें संविधान जवाब नहीं दे पाता है या संविधान उसमें अपने फैक्ट सही से नहीं रख पाता है। तो जहाँ पे संविधान मौन होता है, वहाँ पे संविधान के मौन होने की जगह पे जो हमारे देश का सर्वोच्च न्यायालय है, वह संविधान के मौन होने पर आगे बात करता है। यानी कि जो जब संविधान मौन हो जाता है, तो संविधान के मौन होने पर जो हमें जवाब देगा वह भारत की जो न्यायपालिका है, वो सर्वोच्च न्यायपालिका है, सुप्रीम कोर्ट है, वह हमें उस पर जवाब देगी। मतलब सीधा सीधा सा मतलब है कि अगर जहाँ संविधान मौन होगा, वहाँ पर भारत की जो सुप्रीम कोर्ट है वह उस मौन होने वाली जगह पर जवाब देगी। तो जो भारत की सुप्रीम कोर्ट जो जजमेंट कानून है, या हम कह सकते हैं जो न्यायालय निर्मित कानून है ना, न्यायालय निर्मित कानून जो है, जो जजमेंट कानून जो है, वह भी संवैधानिक कानून के अंतर्गत ही आते हैं। उसके बाद इसमें आता है तीसरी चीज, परंपरा। परंपरा क्या है? परंपरा वह चीज़ मानी जाती है जो संविधान में लिखी हुई नहीं है, लेकिन काफ़ी जब से संविधान हमारा बना है, जब से बन के जिस दिन से बन के तैयार हुआ, तब से लेकर आज तक वह परंपराएं चली आ रही हैं और आज तक निरंतर में चल रही है। जैसे अगर परंपरा के लिहाज से देखा जाए तो जब देश की जो सरकार बनती है या राज्य की जो सरकार बनती है, अगर वह
पूर्ण बहुमत से, जैसे अभी हमने देखा है कि जो नरेंद्र मोदी सरकार है वह पूर्ण बहुमत के साथ भारत देश में आई है। तो जब सरकार वह पूर्ण बहुमत में जब वह संगठन आया, बीजेपी संगठन जब आया, तो राष्ट्रपति ने उनको आमंत्रण दिया कि आप आइए और सरकार बनाएं। तो राष्ट्रपति जी के द्वारा आमंत्रण देकर बुलाना ये कहीं संविधान में लिखा हुआ नहीं है, लेकिन परंपरा है, चली आ रही है, तो वो आज तक चली आ रही है। दूसरी चीज़ है, मान लीजिए कि राज्य की जो सरकार बनती है, अब राज्य की सरकार जब बनती है तो कोई संगठन है वह पूर्ण बहुमत से सरकार में आता है, या गठबंधन जो है, मान लीजिए 3-4 गठबंधन बने हुए हैं, 3-4 संगठन है, उन्होंने मिलकर गठबंधन बनाया, गठबंधन के साथ सरकार बनी है, तो वह जो उस गठबंधन में जो सर्वोच्च संगठन होता है जिसका प्रतिनिधित्व होता है, उसको राज्यपाल आमंत्रित करता है कि आप आइए और आप सरकार बनाइए। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं कानून में लिखी हुई या संविधान में लिखी हुई नहीं है, लेकिन परंपरा के तौर पर हमारे साथ चली आ रही है। दूसरी चीज़, अगर हम परंपरा के लिहाज से देखें तो आपने मध्य प्रदेश की वह घटना अवश्य सभी उस घटना से परिचित है, मैं भी हूँ, कि आज से थोड़े समय पहले जब हमारे मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार आई थी, कमलनाथ सरकार के खिलाफ जब अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, तो अविश्वास प्रस्ताव जब लाया गया और वह अविश्वास प्रस्ताव जब फाइनल हो गया, वो अविश्वास प्रस्ताव पास हो गया, तो कमलनाथ सरकार को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा और जो CM शिवराज सिंह जी की सरकार थी उसने आगे सरकार बनाई। यानी कि किसी भी जगह पे संविधान में लिखा हुआ नहीं है कि अविश्वास प्रस्ताव अगर पास हो जाता है तो सरकार को जो है वो अपना पद छोड़ना पड़ता है। लेकिन जो उस समय से परंपराएं जो चली आ रही है वो आज तक चली ही आ रही है और परंपराओं के रूप में भी चल रही है। अगर अविश्वास प्रस्ताव आता है और अविश्वास प्रस्ताव संसद से या विधानसभा से पास हो जाता है, तो पास होने के बाद जो सरकार रहती है जिसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव होता है, पास होता है, उसे अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ती है और राज्यपाल जो है वो जो दूसरी जो सरकार है उसका आमंत्रित करता है सरकार बनाने के लिए, वह संगठन जो है वह सरकार बनाता है। परंपराओं के बाद जब हम देखते हैं तो अगली चीज़ को जब हम आते हैं तो वह है संविधान। अब देखिए क्या है कि इन सब चीज़ों से मिलकर ही संविधान धीरे धीरे आगे बढ़ता है ना। चाहे वो संवैधानिक कानून हो या चाहे वो सांविधिक कानून हो, किसी भी प्रकार के कानून हो, इस सभी कानूनों को मिलाकर संविधान धीरे धीरे आगे बढ़ता है। जो कानून हम पर लागू होते हैं वो कानून हमारे साथ चलते हैं, हमें उन्हें फॉलो अप करना पड़ता है ना। जो कानून ठीक नहीं होते जिनमें संशोधन होना होता है, जैसे एग्जाम्पल लें हम 370 बहुत समय से जम्मू कश्मीर पर लगा हुआ था। कई सरकारें आकर चली गई, लेकिन आज तक 370 का लग रहा था कि यार ये कभी खत्म होगा ही। जब से हमने देखा है तो अधिकतर ये देखते आए कि 370 का भी खत्म हो गया, लेकिन जब नरेंद्र मोदी सरकार आती है तो वह 368 जो आर्टिकल है उसके तहत उसका उपयोग करके 370 को डेमोलिश करती है और वह एक केंद्र के रूप में जम्मू कश्मीर स्थापित होता है और उसका अलग संविधान करता है। यानी कहने का सीधा सा मतलब ये है कि संविधान में संशोधन भी उतना ही आवश्यक है जितना संविधान में कानूनों का चलना आवश्यक है। दोनों चीज़ें साथ में होना बहुत आवश्यक है, तभी जाके हम संविधान को अच्छे से चला पाएंगे। दूसरा, जब हम देखते हैं तो संविधान जो है, जैसे हमारे भारत का संविधान लिखित संविधान है, लिखित संविधान होने के बाद बहुत बड़ा संविधान है। यानी कि जितनी चीज़ें हमारे भारत के संविधान में लिखी हुई है शायद ही कहीं उतनी चीज़ें किसी संविधान में लिखी हुई है। तो एक बहुत बड़ा और लिखित लंबा चौड़ा संविधान भारत का है। इसी के साथ साथ जब हम देखते हैं तो ब्रिटेन का जो है, ब्रिटेन में अलिखित संविधान है, लेकिन क्या वहाँ पे संविधान नहीं है? संविधान है, चलता है, उसी तरीके से चलता है, लेकिन वो अलिखित है, अलिखित संविधान है। इसी प्रकार जो अमेरिका का संविधान है वह थोड़ा छोटा है लेकिन चलता है। वहाँ पे दो चीज़ें चलती हैं, केंद्र सरकार जो उनकी स्टेट का अलग चलता है और दो तरीके से वहाँ पे संविधान चलता है, लेकिन वहाँ पर भी चलता है। इसी प्रकार से संविधान की धीरे धीरे यात्रा चालू होती है। दूसरी तरफ जब हम मोनार्की सिस्टम देखते हैं, मोनार्की सिस्टम में संविधान का काम हम कह सकते हैं कि संविधान का काम होता भी है, नहीं भी होता है। होता कैसे होगा? मान लीजिए कोई राजा है, जैसे अगर छोटा सा एग्जाम्पल दिया जाए
आप सभी ने बाहुबली मूवी देखी, मैंने भी देखी, मुझे बहुत पसंद है, बहुत अच्छी मूवी है। तो उसमें जो वो माता जी रहती है, उनका मैं नाम भूल रहा हूँ, राजमाता शिव कामनी देवी, तो वो यह बोलती हैं कि मेरा वचन ही है मेरा शासन यानी मोनार्की सिस्टम में जो राजा ने बोला वो कानून हो गया, है ना। जैसे राजा ने बोला कि आप मेरे राज्य में जितने भी कम बाल वाले लोग हैं मैं उन सबको खत्म करना चाहता हूँ, मेरे राज्य में एक भी कम बाल वाला व्यक्ति दिखना नहीं चाहिए। जो उनका मंत्री होता है वो बोलता है ये तो गलत है, किसी कानून में लिखा हुआ नहीं, हमारे संविधान में लिखा हुआ नहीं, कैसे मान देंगे। तो राजा बोलता है खुदा चेंज करता है, ये लो कानून हो गया, ख़त्म। यानी कि मोनार्की सिस्टम में जो राजा कहेगा वही संविधान होगा। इसी प्रकार से संविधान की धीरे 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 यात्रा आगे बढ़ती है। आज कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से, कुछ चीज़ें सही नहीं होने की वजह से इस क्लास को हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं। इसके आगे की जो यात्रा रहेगी वो रहेगी राज्य की अवधारणा। कल हम पढ़ेंगे राज्य की अवधारणा क्या है, उसके बाद हम पढ़ेंगे शक्ति का पृथक्करण क्या है। धीरे 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 हम सभी चीज़ों को अच्छे से ध्यान दें। आज कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से हम मेरी इस क्लास को, आज की क्लास को यहीं पर ध्यान देते हैं, लेकिन आपको मुझे भरोसा है कि इतना समझ में बहुत अच्छे से आया होगा कि संविधान है क्या, कैसे काम करता है और किस प्रकार से इसमें चीज़ें चलती हैं। कल हम पढ़ेंगे राज्य की अवधारणा।